हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइनर और फैक्टर कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालना होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो माइनर एंड कोफैक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जो पिछले लेक्चर है उसी से कनेक्टेड पार्ट है। उसमें क्या होता है प्रॉपर्टी में कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अगर हमारे पास में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट लिखे हुए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनके माइनर्स निकालते हैं तो हमें, आपको मालूम है, ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था, डिटरमिनेंट ऑफ माइनर्स, वो हम लोगों ने बताया था, वो आपका रिजल्ट आता है, उसको लिखते हैं यहाँ पे M11, है ना। M11 किसके लिए माइनर था? A11 का माइनर था M11। कैसे कैलकुलेट करते थे? इसको बंद कर दिया, यहाँ पे जो दिख रहा है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के सॉल्व आउट करते थे तो हमें मिलता था M11। इसी टाइप से A12 का जो माइनर आया था वो आया था M12, A13 का जो माइनर आया था वो आया था M13, A21 के लिए आया था M21, है ना। इसी टाइप से ये M22, M23, A31 के लिए आया था M31, M32 और M33। ये हमारे माइनर्स आ गए थे। माइनर्स में हम लोगों ने साइन का यूज़ नहीं किया था। जो साइन हमारा सिस्टम था प्लस माइनस प्लस, उसका यूज़ माइनर्स में नहीं करते हैं, उसका यूज़ हम लोग कोफैक्टर्स में करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती है? प्रॉपर्टीज़ में पहला रिजल्ट है, ये फॉर्मूले का भी काम करता है कि अगर आपसे कहा जाए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताओ, है ना, तो आपका रिजल्ट जो बनेगा वो A11 के साथ में A11 इंटू M11 ये लिखोगे, माइनस A12 इंटू M12। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट उसके माइनर को, जो माइनस था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो A12 एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया M12 से, और लास्ट में A13 को मल्टीप्लाई कर दिया M13 से। तो ये जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करने पर, ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। और आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो मान लो इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं तो A11 साथ में ये डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखते थे सॉल्व करके, माइनस A12 उसके साथ में ये दोनों पार्ट आते थे, प्लस A13, है ना, उसके साथ में ये दोनों आते थे। तो सेम रिजल्ट है। जो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो छोटे डिटरमिनेंट बोला है इसको ही हम लोग माइनर बोलते थे, और माइनर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसी टाइप से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे सेकंड रो लेना चाहें तो उसके माइनर भी हम सेकंड रो के ही फॉर्म में लेंगे, उसको साथ में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला रिजल्ट आएगा माइनस का, क्योंकि साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला माइनस होता था, A21 इंटू M21 प्लस, आपका साइन सिस्टम क्या होता था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो हम लोगों ने देखो इस वाले पार्ट में लिखा था यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब सेकेंड वाले पार्ट में लिख रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका माइनस हो गया। यहाँ पे आएगा A22 इंटू M22, और माइनस में आ जाएगा A23 इंटू M23। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो आपके पास एक चॉइस ये अवेलेबल है, एक चॉइस ये है। अब आप ये देख लेना कि आपके क्वेश्चंस में किस फॉर्म में दिया, आप उससे सॉल्व करना। अगर आप थर्ड रो को लेके चलोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा, A31 इंटू M31, ठीक है, माइनस A32 इंटू M32, और प्लस का आ जाएगा A33 इंटू M33। तो आप ये देखोगे इन तीनों में से किसी भी पार्ट से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है माइनर्स के लिए, फॉर प्रॉपर्टी फॉर माइनर्स। ठीक है, इसी टाइप से हमारी प्रॉपर्टी कोफैक्टर से भी बनती है, लेकिन इसको हम कोफैक्टर पे जाने से पहले इसका एक एग्जांपल भी समझते हैं। एग्जांपल आप देखोगे, जैसे हमारे पास 2/2 का दिया है, 2 4 3/3 में लेके चलते हैं, 2 4 5 1 0 2
2 3 1। ठीक है, अब ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और हमें सॉल्व करना है माइनर वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला हम यूज करेंगे a11 इंटू m11 माइनस a12 इंटू m12, ठीक है, और प्लस a13 इंटू m13। ठीक है ना, ये आपने यूज कर लिया। अब आप देखो वैल्यू a11 की वैल्यू कितनी है 2, तो आप लिखोगे 2 इंटू, इसका माइनर क्या आएगा, इन दोनों को क्लोज कर दिया, रो कॉलम को जिसमें वो 2 था, तो आंसर क्या दिख रहा है 0 2 1 3 1। तो आप लिख सकते हो इसका रिजल्ट आएगा 0 2 3 1। ठीक है, माइनस a12 कितना है, माइनस का जाएगा 4, और m12 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप इस रो को क्लोज कर दोगे, इस कॉलम को क्लोज कर दोगे, क्या आएगा 1 2 2 1। तो आप लिखोगे 1 2 2 1। ठीक है, प्लस a13 की वैल्यू कितनी है 5, और m13 निकालोगे तो 5 को रो कॉलम में क्लोज कर दोगे तो आएगा 1 0 2 3, तो 1 0 2 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या था, इसका सॉल्व करने का तरीका था 2 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 0 माइनस 6 माइनस 4 के माइनस के साथ क्या आएगा 1 माइनस 4, है ना, ये मल्टीप्लाई होता है माइनस ये करते थे, याद आ रहा होगा, प्लस 5 के साथ में आ जाएगा यहाँ से 3 और माइनस का 0। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा -12, यहाँ से आएगा +16 और प्लस का 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर दिख रहा है यहाँ से 19, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर के लिए अगर हमारे पास में ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसके डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर क्या बनेगा, यहां से कोफैक्टर के लिए हम लोग सिंबल यूज करते थे सी के लिए, तो यहां से आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, वो रिजल्ट आएगा आपका C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये अपना डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स होता था। इसमें हम लोग विद साइन इसको यूज करते थे, विद साइन, है ना, जो प्लस माइनस साइन वाला सिस्टम था वो भी अप्लाई करते थे इसमें। अब इस साइन सिस्टम के साथ में अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होगा, जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो m की जगह पे हमें c का पार्ट यूज करना पड़ेगा, और अपना जो रिजल्ट बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप का होगा। अगर वैल्यू हमें निकालनी है डिटरमिनेंट की तो हम लोग लिखेंगे a11 इंटू C11, a12 इंटू C12, a13 इंटू C13। यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, मतलब माइनर में मिडल में क्या था नेगेटिव साइन था, लेकिन कोफैक्टर में साइन पहले से यूज़ किया जाता है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव यूज़ करोगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। ये आपका रिजल्ट बन जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप माइनर दिया हुआ किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका माइनर दिया हुआ है तो आप उस एलिमेंट को माइनर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन सिस्टम लेके चलोगे। अगर हम फर्स्ट रो को चेक के चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो उससे हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोफैक्टर दे रखे हुए हैं या कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करते हो तो जो भी एलिमेंट लोगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कोफैक्टर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। इसमें साइन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे टर्म आप प्लस में लेकर चलोगे और इनको करस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर हो जाएगा। ये आपका एलिमेंट, इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर, आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ये आपकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यूज होती है आपके जेईई मेंस एडवांस के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है जब भी कभी जेईई मेन एडवांस में, तो उसमें लोग
प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और प्रोडक्ट वाले पार्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, लेकिन जो ऑप्शन आपका दिए होंगे उनमें एक आंसर वो भी होगा जो आप गलत सॉल्व करके निकालोगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, वो उस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में ही करेंगे। अभी हम उस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी हमारी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग लेके चलते हैं, इफ n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट को हमने लिख दिया डेल्टा। अगर n उसका ऑर्डर है, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू आएगा डेल्टा पावर n माइनस 1। n इसका क्या है, ऑर्डर। ये फॉर्मूला आपका बनता है, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पावर n माइनस 1। ठीक है, मतलब आप जो भी एलिमेंट दिए होंगे उन सभी के कोफैक्टर निकाल लोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद एक नया डिटरमिनेंट बनाओगे, तो वो डिटरमिनेंट के जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू डेल्टा की पावर n माइनस 1 होगा। अगर आपको ऑर्डर 3/3 दिया है तो आप n की जगह 3 यूज़ करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ऑर्डर 3/3 ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पावर, डिटर्मिनेंट हम d लिख देते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, मैं तो यहाँ पे d लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका रिजल्ट आएगा 3 - 1 यानी कि डेल्टा स्क्वायर, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। और अगर हमारे पास ऑर्डर 2/2 दिया हुआ है तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इक्वल टू डेल्टा पावर 2 - 1, मतलब डेल्टा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग कब करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट सीखेंगे। ठीक है, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको भी याद रखो। हम लोग इसके क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन पार्ट आता है डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व तो हम लोगों ने करना सीख लिया था एक्सपेंशन से, लेकिन वो एक्सपेंशन क्या होता है, जब नंबर्स बहुत छोटे दिए होते हैं या हमारे पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं होती है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं, या अगर उसमें मैक्सिमम 0 दे रखे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस में नंबर काफ़ी बड़े दिए होंगे और साथ ही साथ उसमें अगर ABCD या XYZ के टर्म दे रखे हैं तो कई बार क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उस केस में हम लोग जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, उनका यूज़ करेंगे। उसका सपोर्ट लेने के बाद वो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, आप एक एक प्रॉपर्टी समझो, उसका एग्जांपल भी देखते चलते हैं साथ में। पहली प्रॉपर्टी ये है, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसमें रो और कॉलम के नंबर्स हमेशा इक्वल होते थे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब आप इसमें ये याद रखोगे कि अगर हमारे पास में कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है A, B, C और D, ठीक है, और अगर हमें ज़रूरत है कि हम इसके रो को कॉलम में लिख दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि आप रो और कॉलम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इंटरचेंज करने के बाद में जो रिजल्ट हमें नया मिलेगा, ये रो जो है इसको हम लोग कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं, A और B यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास C और D जो रो में था इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ऐसे ही C और D जो रो में है उसको भी हम लोग कॉलम में लिख सकते हैं। यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में सारी रो को उठा के कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस सिस्टम को, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करने वाले सिस्टम को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। इस टर्म को हम लोग ज़्यादा जो डिटेल में है वो मैट्रिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखो कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना ट्रांसपोज बोला जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में हम रो को कॉलम में लिख दें और अगले रो को भी अगले कॉलम में लिख देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम आंसर मिलेगा।
ये काम आप 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट में भी कर सकते हो और 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम दोनों में करेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है ABC XYZ और PQR, और हम ये चाह रहे हैं उसमें कि हम दो एडजेसेंट रो या दो एडजेसेंट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप दो एडजेसेंट रो या दो एडजेसेंट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों रो को अगर इंटरचेंज करना चाहें, मतलब फर्स्ट रो R1 को हम R2 की जगह लिखना चाहें, तो हम ये हम आसानी से कर लेंगे, बस केवल हमें माइनस लगाना पड़ेगा और रिजल्ट क्या बन जाएगा, XYZ ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे ABC वाली रो आ जाएगी। PQR से कोई मतलब नहीं था, वो जैसा है वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो हमारे समझ आ गया होगा सभी लोगों को। तो हम लोगों ने क्या किया इसमें कि हम लोगों ने इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज किया, तो केवल एक माइनस अपीयर हो जाएगा और हम लोग रो को सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख देंगे और फर्स्ट रो को सेकंड रो में लिख देंगे। अब आप ये चाह रहे हो कि नहीं सर, हम तो इसको भी इंटरचेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इन दोनों रो को भी इंटरचेंज करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल इसको इंटरचेंज कर सकते हो। एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, XYZ और इंटरचेंज होके PQR और यहाँ पे ABC आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो माइनस आएंगे और दो माइनस फाइनली क्या हो जाएंगे, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये काम हमें एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले में ही करना है। लेकिन अगर बीच में ब्रेक हो रहा है कि हम फर्स्ट को सीधे थर्ड से इंटरचेंज करना चाहें तो वो शॉर्टकट में यूज़ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग सीधे माइनस लगा के अभी नहीं करना है। अभी तो हमें ये ध्यान रखना है कि केवल जो अगल बगल में है एडजेसेंट हैं उनको ही इंटरचेंज करना है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं अब इसमें हम इन दोनों को, जो हमारे पास में ये दोनों कॉलम हैं, इनको भी आपस में इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस और लगाएंगे, दो माइनस, तीसरा माइनस और आएगा और इंटरचेंज होने के बाद क्या बन जाएगा, YQB XPA और ZRC। कुल मिला के डिटरमिनेंट की वैल्यू में कहीं पे भी कोई अंतर नहीं आएगा। जो आंसर इसका आना था वही आंसर इससे आएगा, वही आंसर इससे आएगा, वही आंसर नए पार्ट से आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि हम किसी भी स्थिति में जब हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। पोजीशन को इंटरचेंज करने में एडजेसेंट वाले केस में माइनस आपको केवल बाहर लिखना होता है। ठीक है, तो अब इससे एक प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, अभी हम लोगों ने इसमें एक चीज़ देखी कि हमने जब इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एक माइनस आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एक बार माइनस और आ गया। अब हम इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे आपस में, किन दोनों को, ये दोनों पार्ट। अगर हम इन दोनों को भी वापस में इंटरचेंज करना चाहें तो एक माइनस फिर से आ जाएगा, है, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस 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 और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा PQR XYZ और ABC। ठीक है, तो तीन माइनस होने से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस मिलेगा। तो एक शॉर्टकट हमारा बन जा रहा है, हमें दिख रहा है कि जो हमारी फर्स्ट रो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो में, और जो हमारा थर्ड रो था वो कन्वर्ट हो गया फर्स्ट रो में। सेकंड वाला जैसा था वैसी पोजीशन पे है। तो एक शॉर्टकट हमारा क्या बन गया, यहाँ से शॉर्टकट ये बन गया कि अगर हम लोग कहीं पे डायरेक्ट ये लिखा हुआ है ABC, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है XYZ। ठीक है, और हम लोग इसमें R1 को इंटरचेंज कर दे रहे हैं R3 से। ये हम लिखना पड़ेगा कि हम R1 को R3 से इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो इंटरचेंज करने से आप सीधे माइनस लगा सकते हो और क्या आ जाएगा, XYZ, ये हमने चेंज कर दिया, इससे इसको इंटरचेंज कर लिया, तो XYZ ये 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ABC आ जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लो, कहीं कोई डाउट हो एक बार हमें इसके बारे में बताओ। प्रॉपर्टी ये बहुत काम की है और
कई सारे क्वेश्चंस जो आपके नंबर्स वाले रहेंगे जिसमें ABC वगैरह दिए रहते हैं, खासकर उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो हम लोग इसको काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम अगर आपस में रो एडजेसेंट रो को और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें माइनस साइन उसमें मिल जाएगा। ये आ गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। जितने भी हम ये आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप एक आदत बना लो कि मैक्सिमम चीज़ें आप इसकी अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिखना शुरू कर दो, है ना। हम इसको काफ़ी धीमे धीमे इसीलिए बताते हैं कि आप आराम से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। कॉपी में लिखोगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और समझने में भी काफ़ी आसानी रहेगी आपके लिए। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम are 0, then value of determinant is 0। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो, 3 रो होती हैं 3 ऑर्डर वाले में, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट 0 लिखनी है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारे पास लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू 157,0,0,0 और यहाँ लिखा है 9,8,12, कहा जाए इसको सॉल्व करो, तो हम लोग सॉल्व करने के बजाय सीधे लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा, या इसको लिख देंगे मॉड डेल्टा। तो आपको दिख रहा है कि सेकेंड रो इसका कैसे है, सारे एलिमेंट 0 है ना। तो यहाँ पे आप केवल इतना रीजन लिखोगे, ऑल एलिमेंट इन R2 आर 0, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0। बस हो गया। मतलब हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग देख रहे हैं आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि अगर हम R2 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करते हैं तो बार बार आप लिखोगे 0, फिर आप डिटरमिनेंट बनाओगे, फिर अगला लिखोगे 0, फिर डिटरमिनेंट बनाओगे, अगला लिखोगे 0, फिर डिटरमिनेंट बनाओगे, तो सारे सॉल्व होकर 0 ही आने हैं। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर स्कूल में अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। आपको केवल ये रीज़न लिखना पड़ेगा कि इसके इस रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट 0 लिख दिया। केवल आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। इस वाले पार्ट में भी आप ध्यान रखोगे कि कोई भी प्रॉपर्टी आप देखोगे उसमें आप केवल रीजन लिख देना, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, उसमें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके करने के बाद में अब हमारे पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बोला जाता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। क्या स्टेटमेंट बन गया, इफ अ डिटरमिनेंट हैव 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब क्या हुआ, यहां पे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि इस रो में और इस रो के पास में जो भी एलिमेंट है वो एक जैसे है, तो हम लिख सकते हैं सिंस R1 इक्वल टू R3, है ना। R1 और R3 के पास इक्वल रिजल्ट हैं, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपकी 0 आएगी। ठीक है, काफ़ी आसान प्रॉपर्टी है। आपको ये दिख रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम, है ना, 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अगर एक जैसे आते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, है ना। काफ़ी काम की प्रॉपर्टी ये भी है। कई क्वेश्चन में आपको ये दोनों सेम इक्वल दिखेंगे नहीं, आप उसमें कुछ कॉमन लोगे, वो आगे हम बताएंगे आपको। कुछ कॉमन लेके हम उसको 0 बना लेंगे अगर उस केस में जब वो इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें हम कुछ कॉमन लेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि हो सकता है 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। उस केस में
एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आंसर इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने प्रॉपर्टी 4 बताई। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख देना, इफ अ डिटरमिनेंट हैज 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। अब अगले उस पे आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी 5, अगर हमारे पास लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, और हमसे कहा गया यहां पे 2 डेल्टा निकालो या 3 डेल्टा निकालो, तो इस 3 का मतलब क्या हुआ। 3 का मतलब हुआ कि आप डिटरमिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने 3 को बाहर लिखा, बाहर लिखने के बाद इस 3 को हम डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इसको अगर हमें लगता है कि इसको में इसके पास मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा 3a 3b 3c, एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और पी क्यू आर में भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, ये आपका a x और p जैसा है वैसे ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई होके आएगा 3b 3y 3q, और यहाँ से c z और r जैसा है वैसे ही रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे नंबर को हम डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये भी आप ध्यान रखना। अब इसका आता है कन्वर्स। कन्वर्स में ये आएगा कि अगर आप कहते हो कि सर यहाँ लिखा था 2a 4b 6c, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, और इसके बाद लिखा हुआ है 7p 7q 7r, तो हम क्या इसमें से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। केवल आपको ये याद रखना है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वो नंबर होना चाहिए। जैसे 7 इन सभी के पास में है ना, तो हम इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो 7 आ जाएगा बाहर। तो 7 बाहर आने के बाद में क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा पी क्यू आर। ठीक है, एक्स वाई जेड के पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उसे कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख सकते हो। इसके पास कितना कॉमन है, इसके पास है सभी के पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम एक 2 भी कॉमन ले सकते हैं और उसको लिख देंगे यहाँ पे बचा हुआ a, इसके पास बचेगा 2b और इधर बचेगा 3c, है ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई किसी एक रो या कॉलम में कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर निकालना चाह रहे हैं कॉमन लेके तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जो पार्ट कॉमन आएगा उसको हमें लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड रो में 7 आ रहा था तो वो 7 कॉमन लेके लिखा, फर्स्ट रो में 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन लेके लिखा। अगर आप देखोगे कि इधर से इस कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा तो नहीं ले सकते कॉमन, इस कॉलम में भी कुछ कॉमन नहीं था इसको भी नहीं ले सकते, इसमें भी कॉमन नहीं था उसको भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कॉमन आप देख लेना कि नंबर अगर सभी के पास है उस रो या कॉलम में तो ही कॉमन लेना है। जैसे अगला एग्जांपल, अगर यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर ab और ac, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में 2a 3b और 4c, और यहाँ लिखा हुआ है 3a स्क्वायर 6b स्क्वायर 9c स्क्वायर। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, तो अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो आप इसमें सबसे पहले देखोगे, हम एक एक रो को लेके चलते हैं। सबसे पहले रो की आदत डाल लो कि रो देखना है।
फर्स्ट रो में अगर देखोगे क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो सबसे पहले हमने ए लिख दिया और जो बच रहा है वो लिखा है। यहाँ क्या बच रहा है, ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ से बचेगा सी, ए कॉमन लेने के बाद। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन, तो हम यहाँ लिख देंगे 2a 3b और 4c, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज इट इज़ लिखना है। इससे कॉमन क्या आ रहा है, 3, तो आपने 3 कॉमन ले लिया, इनटू कर दिया 3, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2b स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा 3c स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे देख के बताओ क्या कुछ और भी कॉमन आ रहा है। हाँ, कुछ और कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कॉलम से भी अब कॉमन आ रहा है ना। पहले हमने रो को चेक किया था, अब कॉलम से भी कॉमन मिल रहा है। तो हम आगे फिर बढ़ते हैं, a इंटू 3 और इसमें कॉमन कितना आया a, क्या बचेगा यहाँ पे 1 2a। ठीक है, इससे कॉमन कितना आ रहा है b, तो b हमने इंटू में लिख दिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा 1 3 और 2b, और लास्ट में कॉमन क्या आ रहा है c, तो क्या बचेगा 1 4 और 3c। ये कॉमन आ गया। अब जो कॉमन लिया था हम लोगों ने उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देना, तो कॉमन जो लिया था उसको लिखेंगे, तो कितना आ रहा है 3a स्क्वायर bc, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर bc, और यहाँ पे आप लिखोगे 1 1 1 2 3 4 और a 2b और 3c। आगे सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और इसका एक्सपेंशन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों के क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद, तब देखेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया कि कॉमन कैसे लेना है, तो वो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि जिस रो में जो नंबर कॉमन आ रहे थे पहले रो में कॉमन ले लिए, इसके बाद हम कॉलम में देखेंगे, कॉलम में जो नंबर कॉमन आ रहे थे वो उसको भी लेके लिख दिया, वो आपका फाइनल रिजल्ट काफ़ी ईजी कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और हमें वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बताया मैंने कि अगर आप डिटरमिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा नंबर किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अगर आप किसी डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन लेते हो तो आप हर रो में से कुछ कुछ कॉमन ले सकते हो, अगर कॉमन आ रहा है, हर कॉलम में से भी कुछ कुछ कॉमन ले सकते हो अगर उसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो हो गई, कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई, प्रॉपर्टी हमारी 5 हो गई। अब हम लोग आते हैं 6 प्रॉपर्टी पे। 6 प्रॉपर्टी में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, प्रॉपर्टी 6, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो एलिमेंट लिखे हुए a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2, यहाँ लिखा है c1 और लिखा है c2, ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो आपको दिख रहा है कि इसके फर्स्ट रो में दो नंबर प्लस करके लिखे गए हैं, जबकि सेकेंड रो में सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है। तो हम इस केस को, इस क्वेश्चन को 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको ब्रेक करके ये देखना है जिसके पास सिंगल एलिमेंट है वो लिखो, c1 c2, इधर भी c1 c2। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस साइन लगा दिया। प्लस साइन इसलिए लगा दिया कि इन दोनों के पास में प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस साइन लग जाएगा। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते। ठीक है, इसके बाद में पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट आपको फर्स्ट में लिखना है, तो क्या आएगा a1, इधर लिखोगे b1। ठीक है, जो बचा हुआ एलिमेंट है a2 और यहाँ पे b2, वो आप सेकेंड वाले पार्ट में लिखोगे। ठीक है, यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम में दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप उनको ब्रेक कर सकते हो। अगर दो एलिमेंट लिखे हुए हैं तो आप 2 डिटरमिनेंट बनाओगे, अगर तीन एलिमेंट प्लस में लिखे हुए हैं या माइनस के साथ लिखे हुए हैं तो आप 3 डिटरमिनेंट भी बना सकते हो, है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी में। अगर हमारे पास लिखा होता a प्लस बी, सी प्लस डी और e प्लस एफ और g प्लस h, तो बताओ भाई इससे कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, कितने डिटरमिनेंट बन सकते हैं इससे। दो एलिमेंट, मैंने यहाँ पे सभी जगह पे दो एलिमेंट लिखे हुए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें बोलते हैं कि सर इसको हम लोग 2 डिटरमिनेंट में लिखते हैं, जो कि गलत है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं,
जो कि गलत है, मैं बता रहा हूँ गलत है। क्या लिख देते हैं, वो यहाँ 2 डिटरमिनेंट बनाएंगे, पहले वाले में लिख देंगे इसका A C E G, A C E और G, और जो बचा हुआ पार्ट है वो है B D F और H, ये लिख देते हैं, जो कि गलत है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस रो में 2-2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, इस रो में भी 2-2 एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि किसी एक रो या कॉलम को आप पहले ब्रेक करोगे, दूसरे वाले को स्थिर रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अगली बार हम उससे फिर ब्रेक करेंगे तो जो पहले वाला पार्ट है उसको स्थिर रखेंगे, दूसरे वाले को ब्रेक करेंगे, है ना। तो आप ध्यान से इसको करोगे। ये हमारा गलत मेथड था। सही मेथड इसका क्या है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले रो को ब्रेक करेंगे, ये जैसा पार्ट है वैसे ही लिखा देंगे, यानी कि हमारे पास E प्लस एफ लिखा हुआ है और G प्लस एच लिखा है, इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। E प्लस एफ लिखा है और B प्लस एच G प्लस एच लिखा हुआ है, इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ब्रेक करेंगे इस रो को, तो भाई इसको दो ब्रेक करेंगे तो ये क्या आएगा, पहला नंबर तो आएगा A और C, और दूसरा नंबर जो आएगा B और D, वो सेकंड वाले के पास जाएगा। तो अभी ब्रेक हुआ ये 2 डिटरमिनेंट में, तो इसको ब्रेक करते हैं फिर से। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो कितने डिटरमिनेंट, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, है ना। तो आपके पास कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, 4, इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। तो देखो भाई, पहले वाले से बनेगा तो यहाँ से 2 लिख दिए, प्लस साइन है इसलिए पहले A और C को फिक्स कर दिया, A और C दोनों में लिख दिया। यहाँ पे पहला एलिमेंट तो क्या आएगा, E और G, यहाँ पे आएगा F और H। ठीक है, प्लस साइन लगा के इसको भी हमने 2 पार्ट में लिख दिया। पहले आ जाएगा B और D, यहाँ से भी B और D, इधर से आ जाएगा E और G, यहाँ से आएगा F और H। पहले इन दोनों को लिख दिया, E और G, जो बचा हुआ F H उसको लिख दिया। कुल मिला के इस डिटरमिनेंट से कितने डिटरमिनेंट बने, 4 डिटरमिनेंट बने। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर आपके पास में यहाँ 2-2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, A प्लस बी, C प्लस डी, E और F, तो इससे डिटरमिनेंट बनेंगे। इसके पास 2 एलिमेंट हैं, इसके पास 1 है, तो 2 डिटरमिनेंट आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे A प्लस बी प्लस C लिखा होता, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होता, यहाँ पे आपको C प्लस डी और यहाँ पे E प्लस एफ होता। तो आप देख रहे हो कि इसके पास 3 डिटरमिनेंट हैं, तो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। इसके पास 2 हैं तो 2 आएगा, यानी कि 6 डिटरमिनेंट आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 2 थे, तो ये आपका 3 × 2 6 डिटरमिनेंट आएंगे, है ना। टोटल 6 डिटरमिनेंट बनेंगे। इसी टाइप से अगर हम आपसे पूछते हैं कि A प्लस बी प्लस C प्लस डी, ठीक है, A1 B1 C1 D1 कर दिया, ये आ जाएगा A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2। ठीक है, A3 प्लस B3 प्लस C3 प्लस D3। यहाँ पे X1 प्लस Y1, X2 प्लस Y2, X3 प्लस Y3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने P1 प्लस Q1, P2 प्लस Q2 और P3 प्लस Q3। अब मेरा क्वेश्चन ये होता है इसमें कि हाउ मैनी डिटरमिनेंट्स कैन बी फॉर्म ऑफ सिंगल एलिमेंट, है ना। हाउ मैनी डिटरमिनेंट कैन बी फॉर्म ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे बताओ भाई। तो अब आप अगर लिख के देखोगे तो 4 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, 2 एलिमेंट इसके पास हैं, मतलब ये 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 2 वाले हैं। तो लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो लिखना नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आपको सीधे यूज़ करना है। आप बोलोगे इसके पास में 4 एलिमेंट हैं, तो इसके पास हो गया 4, इधर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो ये आ जाएगा 2, और इसके पास भी 2 एलिमेंट है, तो × 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा और 16। तो टोटल 16 डिटरमिनेंट्स इससे बनेंगे, 16 डिटरमिनेंट्स बनेंगे, और वो डिटरमिनेंट्स होंगे सिंगल एलिमेंट के। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो ये जो हमारे पार्ट है वो ब्रेक होने के बाद सिंगल एलिमेंट में टोटल 16 डिटरमिनेंट बनेंगे। तो ये बनेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये पार्ट है। तो कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि 6 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी रो या कॉलम में
एलिमेंट्स प्लस या माइनस के साथ लिखे हुए हैं और हम चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको ब्रेक करके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी। इसके बाद सेवेंथ प्रॉपर्टी कई सारे क्वेश्चन को इजी कैलकुलेशन करने के लिए काम आती है और बाकी प्रॉपर्टीज़ के से ये काफ़ी छोटी प्रॉपर्टी है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे? सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर कहीं किसी डिटरमिनेंट में डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, ये जो ऊपर से नीचे जो एलिमेंट लिखे होते हैं इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 लिखे हुए हैं, ये आपका एक डायगोनल बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर वही होगा अगर इसके डायगोनल में ABC और यहाँ लिखा होता XYZ और यहाँ 0 0 0 यहाँ होता। ठीक है, ये आपका एक अपर ट्रायंगल बन रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कि नीचे तीनों जो एलिमेंट हैं वो 0 हैं, ऊपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ पे ABC। ठीक है, और यहाँ लिखा होता है XYZ और यहाँ 0 0 0। तो आप देख रहे हो कि ये नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर। इसमें आप देखोगे यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसमें यहाँ पे सारे 0 होने चाहिए। इसमें हमने केवल डायगोनल में नंबर लिए हैं, बाकी सब 0 लिए हैं। आप ये हो सकता है कि यहाँ पर X 0 हो या यहाँ पे Z भी 0 हो, इसी टाइप से यहाँ X और Z में से भी 0 हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको ABC मिलेगा। मतलब ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो मिलेगा वही उसका आंसर होता है। डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, जो मिलेगा वही आंसर है। डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, जो मिलेगा वही आंसर है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारे पास क्वेश्चन है 12 0 0। ठीक है, यहाँ लिखा है 15 2 0 और यहाँ लिखा था 16 और यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 1। कहा जाए इसको सॉल्व करो, तो आप सीधे सीधे देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो इसका आंसर आप देख पाओगे, सीधे लिखोगे क्या 12 × 2 × 1, कितना आंसर हो गया 24। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ली और बता दिया, आंसर उसका 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं। तो ये लोअर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, उसमें डायगोनल का जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखो, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताओ भाई इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8th नंबर प्रॉपर्टी। इसको आप पहले लिख लोगे। इसमें क्या स्टेटमेंट लिखोगे? इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट becomes 0 by putting x is equal to alpha, then we say x is minus alpha is factor of डिटर्मिनेंट। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0 बाय पुटिंग x इक्वल टू एल्फा, देन वी से x माइनस एल्फा इज फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मतलब यहाँ पे ये है, एग्जाम्पल से समझोगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि सॉल्व करो a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब। कहा जाए इसको सॉल्व करो। अगर हम इसको एक्सपेंशन मेथड से करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम इसके फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा काफ़ी, इसलिए इसका एक्सपेंशन मेथड तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, आपको एक्सपेंशन नहीं करना है और सॉल्व करो।
तो उन क्वेश्चंस में केवल हम प्रॉपर्टी ही यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक्सपेंशन प्लस माइनस साइन वाला एक्सपेंशन तो कर ही नहीं सकते। तो फिलहाल हम यहाँ पे भी बचने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले तो एक नज़र ये मारेंगे कि इसके पास में दिख रहा है कि कॉमन क्या है ए, इसके पास कॉमन क्या है बी, इसके पास कॉमन क्या है सी। तो ए बी सी तो कॉमन आ रहा है, इधर कुछ कॉमन आएगा नहीं, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। तो हमने कॉमन ले लिया ए बी सी, और क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा 1, ए कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो ये तो कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसमें मैंने पुट कर दिया a इक्वल टू बी, इसमें पुट कर दिया। क्या होगा a इक्वल टू बी पुट करने से, a इक्वल टू बी जब हम पुट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि जहां a है वहां b रखेंगे तो ये सारे एलिमेंट क्या होंगे 1b स्क्वायर, 1b स्क्वायर। तो जब हम a और b को इक्वल करेंगे तो r1 और r2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो देन हमें मिलेगा देन r1 इक्वल टू r2, ठीक है, देन r1 इक्वल टू r2। और इसका जब हम बोलते हैं कि दो अगर इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया कि हम आंसर में यहाँ लिख देंगे कि a b c, और एक फैक्टर आ गया a माइनस बी, तो एक आंसर मिलेगा a माइनस बी। ठीक है, पहला स्टेप a इक्वल टू बी रखा। अब हम लोग क्या करेंगे b इक्वल टू सी रख देते हैं इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया फिर से b इक्वल टू सी। तो b इक्वल टू सी से क्या मिलेगा, b और c इक्वल रखने पर तो यहाँ जाएगा 1c स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा आएगा उसके हिसाब से सेकेंड रो थर्ड रो के बराबर आएगी। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी, वो 0 हो जाएगी। और हमने इस प्रॉपर्टी में आपको बताया है कि किसी नंबर को इक्वल नंबर को रखने